नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर के आया हूं दोस्तों। हिस्ट्री सब्जेक्ट में क्लास 7 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे दिल्ली के सुल्तान। तो दिल्ली के सुल्तान का एक पार्ट में बना चुका हूं दोस्तों, जिसमें आपने देखा था दिल्ली साम्राज्य पर किसका अधिकार था और किस तरीके से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। दिल्ली साम्राज्य को राजधानी सबसे पहले कौन बनाया था, इन सब चीज़ों के बारे में हम पार्ट 1 में देख चुके हैं दोस्तों। तो उसी सिलसिले में मैं आज आपके लिए पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, दिल्ली सुल्तान नामक के चैप्टर को। तो दोस्तों इसमें देखेंगे आगे क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम में हेल्पफुल होंगी और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आज दोस्तों पार्ट 2 में देखेंगे खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, उसके बारे में थोड़ा नज़दीक से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो खिलजी और तुगलक वंश के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट को पढ़ने से पहले हम देखते हैं खिलजी और तुगलक वंश का शासन कब से प्रारंभ होता है और खिलजी वंश में कौन कौन से शासक आते हैं और तुगलक वंश में कौन कौन से शासक आते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं दोस्तों, उसके बाद हम थ्योरी पार्ट पर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आप, खिलजी वंश और तुगलक वंश, इन्हीं दोनों वंशों के बारे में अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इन्हीं दोनों वंशों के बारे में, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। तो खिलजी वंश का जो शासन था दोस्तों 1290 से लेकर के 1320 के बीच में रहा है और तुगलक वंश जो है वो 1320 से लेकर के 1414 तक है दोस्तों। तो खिलजी वंश में जो प्रमुख शासक थे वो जलालुद्दीन खिलजी हुआ करते थे, जो 1290 से लेकर के 1296 तक शासन किए। उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, जो 1296 यानी जलालुद्दीन खिलजी के बाद आते हैं, 1296 से लेकर के 1316 तक दोस्तों। उसके बाद तुगलक वंश की अगर मैं बात करूं तो तुगलक वंश में सबसे पहले आते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से लेकर के 1324 तक। उसके बाद आते हैं मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक। फिर दोस्तों अंत में आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासकों में से अंतिम शासक हैं। यहाँ पर दोस्तों देखो, जैसा कि आप देख रहे हो, इनका शासनकाल होता है 1351 से लेकर के 1388 तक। तो दोस्तों अभी हम खिलजी वंश एवं तुगलक वंश के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं थ्योरी पार्ट में क्या महत्वपूर्ण जानकारी खिलजी वंश एवं तुगलक वंश के बारे में मिलती है। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी, क्योंकि दोस्तों दिल्ली एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसको देखने के लिए सूबेदारों, एक विश्वसनीय सूबेदार होना चाहिए और वहाँ के प्रशासक जो होंगे, देख रेख करने वाले, उनकी भी ज़रूरत होती थी और ये विश्वसनीय होने चाहिए थे। ऐसे लोगों की ज़रूरत थी उस समय दोस्तों। तो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश, तो देखो दोस्तों, जो आरंभिक सुल्तान में से जो इल्तुतमिश थे, ये आरंभिक वहाँ के सुल्तान हुआ करते थे। तो देखते हैं इनका शासनकाल, इल्तुतमिश जो थे, इनका शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, शमसुद्दीन जो इल्तुतमिश है, इनका शासनकाल 1210 से लेकर के 1236 तक होता है और जो प्रारंभिक तुर्की शासक है दोस्तों वो 1206 से स्टार्ट होता है और इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए ये आरंभिक शासक कहलाते हैं दोस्तों। तो वही इल्तुतमिश है। तो देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में वहाँ पर क्या महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। तो दोस्तों जो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश के बारे में यहाँ पर बात करनी है। तो इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार के पद पर नियुक्त करना अधिक संपन्न करते थे, यानी कि उन्हें वो जो इल्तुतमिश के जो जमींदार होते थे उनको वो अब उस विशेष पद पर नहीं रखते थे दोस्तों। उनके स्थान पर ये जो उनके गुलाम हुआ करते थे, उनको जो है वो सूबेदार के पद पर नियुक्त करना पसंद करते थे। इन्हें वो जो है दोस्तों, वो जो गुलाम हुआ करते थे, उन्हें ये सोचते थे कि अगर वो रहेंगे तो वो हम पर, वो यानी कि जो राजा होते थे उनके ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हुआ करते थे और उनका काम अच्छे से बखूबी निभाते। इसलिए ये जो है गुलामों को सूबेदार के पद पर नियुक्त करना पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। देखो दोस्तों, फारसी भाषा में इनको बंदगा कहा जाता है, जो गुलाम हुआ करते थे, तथा इन्हें सैनिकों की सेवा के लिए खरीदा जाता था।
उन्हें राज्य के कुछ बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। देखो दोस्तों, जो गुलाम होते थे ये इन्हें बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी होती नहीं थी, तो इसलिए इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता था ताकि आप जो है शासन को, प्रशासन को अच्छे से चला सको। तो विशेष करके राजनीतिक पदों के लिए इन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे। तो मालिक कौन होता है दोस्तों? जो वहाँ का शासक होता था वही मालिक होता था। और ये जो तो आप कह सकते हो गुलाम हैं, जिन्हें सूबेदार के पद पर नियुक्त किया जा रहा है, ये अपने मालिकों यानी कि राजा पर पूर्ण रूप से निर्भर हुआ करते थे। इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। तो देखो दोस्तों, जब ये जो सूबेदार गुलाम है, गुलाम पूरी तरीके से शासक पर, राजा पर निर्भर हैं, तो इसीलिए सुल्तान भी जो थे वो इन पर विश्वास करते थे कि ये हमारे साथ धोखेबाजी नहीं करेगा और इसे सूबेदार के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए जो गुलाम हुआ करते थे, गुलाम को सूबेदार के पद पर नियुक्त करने की प्रथा जो है इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई दोस्तों, और इल्तुतमिश ने इस प्रथा को प्रारंभ किया था। अब यहाँ पर देख रहे दोस्तों, बेटों से बढ़कर गुलाम। तो बेटों से बढ़कर गुलाम क्यों हुआ करते थे? सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता था। देखो दोस्तों, अगर तकदीर अच्छी है तभी ऐसा योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। इसलिए बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर हुआ करते थे, क्योंकि दोस्तों वो पूरा शासन चलाते थे, पूरा काम देखते थे राजा का, और शासक को कोई दिक्कत ना हो ऐसा काम पूरे ईमानदारी के साथ किया करते थे। आगे देखते हैं, खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे। तो वही बंदगा दोस्तों जो इल्तुतमिश करते रहे, बंदगा का इस्तेमाल करते रहे, और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंची राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। तो देखो दोस्तों, ये इल्तुतमिश से परंपरा प्रारंभ होती है, और यहाँ पर खिलजी और तुगलक वंश के शासक जो थे इन्होंने ऐसा प्रारंभ रखा, और जो निम्न वर्ग के लोग थे इनको जो है दोस्तों ऊंचे राजनीतिक पदों पर ये बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। देखो दोस्तों, कितने बड़े बड़े पद दिए जाते थे। सेनापति और सूबेदार जैसे पदों पर इन लोगों को रखा जाता था, लेकिन इससे राजनीतिक स्थिरता भी पैदा होने लगी, अस्थिरता पैदा होने लगी दोस्तों, क्योंकि इन लोगों को शायद उस समय उतनी जानकारी नहीं रही होगी। जानकारी के अभाव होने की वजह से राजनीतिक अस्थिरता फैलने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते ही थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं, क्योंकि दोस्तों राजा के साथ ही रहते थे, तो राजा के साथ इन्हें वफादार रहना पड़ता था, क्योंकि राजा इनकी हर कारनामों को देखता था। लेकिन जो इनके उत्तराधिकारी हुआ करते थे दोस्तों, ये उनके साथ वफादार नहीं हुआ करते थे, और उत्तराधिकारों के प्रति ये वफादार नहीं थे, क्योंकि जो उनके उत्तराधिकारी थे उनको लगता था कि ये राजा का बहुत करीबी आदमी है, बहुत खास आदमी है, इसलिए बहुत कुछ इनसे नहीं कह पाते थे, और उनसे जो उत्तराधिकारी थे वो डरा करते थे। नए मुसलमानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। मुसलमानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। बिल्कुल दोस्तों, ये आज भी देखने को आपको मिलता है कि किसी निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पद दिया जाए तो उच्च पद वालों को ये धक्का लगता है और उन्हें बुरा लगता है। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली की सुल्तानों की आलोचना भी की है। तो देखो दोस्तों, जो वहाँ के लेखक हुआ करते थे वो जो है, जब वहाँ के शासक जो थे वो लोग निचले तबके के लोग को जब ऊंचे पद पर बैठाते थे, तो उसकी जो लेखक थे इसकी उन्होंने सुल्तानों की इस वजह से आलोचना भी की है। यहाँ पर देखते हैं सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन। तो इनके अधिकारीजन कौन हुआ करते थे? सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरूज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्डा
तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। तो देखो दोस्तों, इन लोगों को मोहम्मद तुगलक जो था ऊंचे पदों पर बैठा दिया। किसको? एक नाई थे, नाई को ऊपर बैठा दिया, और एक बावर्ची है, बावर्ची को ऊंचे पद पर बैठा दिया। इन ऐसे लोगों को इन्होंने ऊंचे पद पर बैठा दिया। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन, तो 14वीं शताब्दी के जो इतिहासकार थे दोस्तों, जियाउद्दीन बर्नी ने इस नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया। तो देखो दोस्तों, क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि इससे उनका नाश और शासन में अक्षमता हुई है, यानी कि इस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाए, उनका नुकसान ही नुकसान हुआ है। ये कहना है दोस्तों उस समय के इतिहासकार, 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का। आगे देखते हैं दोस्तों, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। जैसे पहले हुआ करता था, उसी परंपरा को ये लोग भी निभा रहे थे। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। देखो दोस्तों, जिस इलाके में सूबेदारों को नियुक्त किया जाता था उस इलाकों को इक्ता कहा जा रहा है, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार और मुक्ति कहे जाते थे। तो इन इलाकों को जो अधिकारी हुआ करते थे उन्हें इक्तदार या मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इक्तों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाके से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को ही तनख्वाह देते थे। तो देखो दोस्तों, जो कर वसूला जाता था राजस्व के रूप में, जो कर प्राप्त होता था, उस कर में से जो सैनिक हुआ करते थे उनको तनख्वाह दी जाती थी। और ये कर दोस्तों जो कर वसूला जाता था ये किसानों से ही कर वसूला जाता था। इसीलिए सबसे पहले किसानों को बढ़ाया गया कि अगर किसान खेती करेंगे, कि उनकी फसल अच्छी होगी, उनको पैसा मिलेगा अच्छा, तो तभी हम उनसे कर वसूल सकते हैं। और आपने वो देखा है दोस्तों, और अभी आगे भी आप देखोगे तो किसान से किस तरीके से कितने अधिक कर वसूला जाता था। तो इस तरीके से जो राजा थे, शासक थे, उनका शासन चलता था, और उसमें से प्राप्त पैसे से ये अपना शासन चलाते थे और ज़रूरत की चीज़ों में खर्च करते थे। मुक्ति लोग को काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले। तो देखो दोस्तों, ये अपने मनमानी ना कर सके। जो मुक्ति लोग हुआ करते थे, ये मुक्ति अपने मनमानी ना कर सके, इसलिए उन लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या था? उनका पद वंश परंपरा से ना चले। यानी कि जैसा कि आप पिछली वीडियो में आपने देखा है कि जो भी पद होते थे वो वंश परंपरा के आधार पर होते थे, और यहाँ पे वंश परंपरा ख़त्म हो रही है दोस्तों। उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, यानी कि इस पद को वो बदलते रहते थे दोस्तों, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। तो देखो दोस्तों, उस समय इस नियम का बड़ी सख्ती से पालन होता था कि जो है वंश परंपरा के आधार पर कोई भी पद ना रहे और समय समय पर उसे बदला जाए। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी की नियुक्ति होती थी। देखो दोस्तों, उस समय भी लेखाधिकारी की नियुक्ति होती थी, और लेखाधिकारी होता था दोस्तों जो मुक्ति लोग होते थे, ये जो कर वसूल करके लाते थे, इसका लेखा जोखा रखना। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित करों कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। तो ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि वो राज्य द्वारा जो निर्धारित कर है उतना ही कर वसूले, उसके अलावा कोई कर ना ले। यानी कि बीच में वो दोस्तों फालतू के पैसे ना ले, किसानों को परेशान ना करे, और आवश्यकता से अधिक सैनिक ना रखे, ज़रूरत के हिसाब से सैनिक की भी नियुक्ति करे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले लिए, तो उन्होंने भूमि के स्वामी यानी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। क्योंकि दोस्तों जब इनका क्षेत्रफल बढ़ता गया,
जब ये अपना क्षेत्रफल बढ़ाए और जो छोटे छोटे राजा महाराजा हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, उनका भी क्षेत्र इनके शासनकाल में आ गया, इनके साम्राज्य में आ गया। तो वो लोग जो है दोस्तों, उन लोगों को ये अपने सामने झुकने को बाध्य कर देते थे कि आप जो मैं कहूँगा उस वही आप करोगे, जिस तरीके से हमारा शासन चलेगा उसी तरीके से आपको अपना शासन चलाना है, आप अपने मनमर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और जो वसूली होती थी, वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। तो देखो दोस्तों, जो इन लोगों का कर वसूला जाता था इन लोगों के द्वारा, या और जो जमींदार हुआ करते थे ये कर नहीं देते थे। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में मिला दिया इन सभी क्षेत्रों के जो जमींदार हुआ करते थे उनके शासनकालों को भी, तो ये जो है अपने अधिकार से जो राज्य में कर लगते थे उसी कर को उन लोगों से भी वसूलना प्रारंभ कर दिया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, यानी कि दोस्तों जो जमींदार हुआ करते थे, जो वो कर लगाते थे, उस अधिकार को उनसे छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया। तो जो कर लगाते थे अब वो कर नहीं लगा सकेंगे और अब वो खुद भी कर उन्हें देना पड़ता था। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीनों की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। तो देखो दोस्तों, मजबूर होकर के जो सामंत हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, वो राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में ये उनके सल्तनत के यहाँ दोस्तों, शासक के यहाँ नौकरी भी करने लगे। उसी समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था दोस्तों, जो कृषि कर होता था, जो खेती पर कर लगाया जाता था, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। देखो दोस्तों, बहुत अधिक कर है ये, यानी कि जितना आपके खेतों में फसल उगेगी 50% आपको देना पड़ेगा। दूसरा था मवेशियों पर कर, तथा तीसरा घरों पर कर। तो ये इस प्रकार से 3 तरीके के कर वसूले जाते थे दोस्तों शासकों द्वारा, जो वहाँ के सल्तनत होती थी उनके द्वारा। यह याद रखना जरूरी है कि इस महाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। तो काफ़ी बड़ा जो उपमहाद्वीप दोस्तों काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्रफल में फैला था। तो इस वजह से दोस्तों इसका काफ़ी हिस्सा जो है दिल्ली के सुल्तान जो थे उनके अधिकार से बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, यानी कि वहाँ दिल्ली से लेकर के बंगाल का नियंत्रण करना उस समय काफ़ी कठिन हुआ करता था। और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरे क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गए। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने से सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, यानी कि वहाँ पर अपनी आप कह सकते हो उनकी सेनाएं जो हैं ये नहीं कर सकी कि हम वहाँ पर अपना क्षेत्र जमा सकें। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। तो दोस्तों, जब जो दिल्ली की सल्तनत थी उन्होंने अपना अधिकार क्षेत्र नहीं जमा सका उस क्षेत्रों में, तो जो स्थानीय सरदार हुआ करते थे, स्थानीय शासक जो थे, वो अपना अधिकार क्षेत्र वहाँ पर जमा लिए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। तो देख रहे हो दोस्तों, ये क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय सरदार हुआ करते थे वो भी मजबूत हुआ करते थे, तो इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जब ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमाते थे तो ये शासक कुछ ही दिनों तक चल पाता था, ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता था। अब देखते हैं आगे सरदार और उनकी किलेबंदी के बारे में। अफ्रीका देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता। तो इब्न बतूता दोस्तों एक यात्री थे, अफ्रीकी यात्री थे जो भारत आए थे, और ये कब आए थे? 14वीं सदी के आसपास भारत में आए थे। उन्होंने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। तो देखो दोस्तों, वो कभी झुरमुटों में रहते थे तो कभी पहाड़ी इलाकों में रहते थे, ऐसा इब्न बतूता का कहना है, जो एक अफ्रीकी यात्री थे। भारत में बांस पोल नहीं होते थे, यानी कि जो बांस हुआ करते थे वो पोल वाले बांस नहीं हुआ करते थे, वो अच्छे बांस हुआ करते थे। यह बहुत बड़ा होता था। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से
गुथे होते थे कि उन पर आग भी असर नहीं होता था। तो देखो दोस्तों कितना अच्छा बांस होता था कि उस पे आग का भी असर नहीं होता, और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते थे। तो देखो दोस्तों वो बांस जो थे कितना सहायता करते थे सरदारों की। इस दीवार के घेरों में ही उनके मवेशी यानी जानवर और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल जो है वहाँ पर रहता था। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। इसलिए दोस्तों ये जो सल्तनत हुआ करती थी दिल्ली की, ये उन्हें हरा नहीं पाती थी। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी। तो देखो दोस्तों किस तरीके के वहाँ के बांस थे और कितने महत्वपूर्ण बांस हुआ करते थे उस समय सरदारों के पास, जब वो जंगलों में रहा करते थे। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना, तो देखो दोस्तों ट्रांसआक्सियाना जो आधुनिक उज्बेकिस्तान है, जो आज का उज्बेकिस्तान है दोस्तों, उस पर हमला कर दिया। और ये किसने किया था? मंगोलों ने किया था। और ये चंगेज खां के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों 1912 में, जब आधुनिक जो उज्बेकिस्तान है उस पर हमला कर दिया। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। तो देखो दोस्तों उज्बेकिस्तान यानी कि ट्रांसआक्सियाना के बाद ये दिल्ली पर भी आक्रमण कर दिया इन लोगों ने, मंगोलों ने। इस वजह से दिल्ली को भी इसका युद्ध का जो रूप था इन्हें भी झेलना पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासकों के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों जो खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों ने मिल करके एक विशाल सेना खड़ी की, इसलिए ताकि हम मंगोलों का सामना कर सके और मंगोलों से युद्ध लड़ सके। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। तो आइए देखते हैं दोनों सुल्तानों ने किस चुनौती का सामना और कैसे किया, क्योंकि इन दोनों को बहुत बड़ी सेना तैयार करनी थी। बड़ी सेना अगर तैयार करेंगे तभी जो है दोस्तों ये मंगोलों का सामना कर पाएंगे। मंगोलों की सेना भी बहुत बड़ी हुआ करती थी। तो ये दोनों शासक अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक किस तरीके से अपनी सेना को तैयार की और इन सेनाओं को तैयार करने में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ी इन्हें। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने किस प्रकार से अपनी अपनी सेनाएं तैयार की, ताकि हम आने वाले समय में मंगोलों का सामना कर सकें और मंगोलों से युद्ध लड़ सकें। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था दोस्तों, दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और 1300 में, 1299 या 1300 में, और दूसरी बार हुआ दोस्तों 1302 से 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की दोस्तों। तीनों ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की, क्योंकि इनके शासनकाल में 2 बार हमले हो चुके थे। पहला हमला 1299 से 1300 में और दूसरा 1302 1303 में हुआ था दोस्तों। और वहीं पर मोहम्मद तुगलक क्या किए थे, मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत का हमला हुआ था और मंगोल सेना परास्त हो गई। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद तुगलक के सामने जो है मंगोल की सेना परास्त हो गई, क्योंकि इन्होंने अपनी सेना को का विस्तार कर लिया था। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधन पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसआक्सियाना पर आक्रमण की योजना भी बना ली। देखो दोस्तों मंगोल को हराने के बाद ये ट्रांसआक्सियाना यानी कि जो वर्तमान का उज्बेकिस्तान है उस पर भी आक्रमण करने की योजना बना ली, क्योंकि इसका आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका था। एक स्थानीय सेना तैयार करना उसका आक्रमण का मकसद था, आक्रमण का कदम था। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। फिर से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीशान शहर बनाया। तो मानचित्र 1 में इस शहर को ढूंढिए। तो दोस्तों जो ये गैरीशान शहर था इसमें सैनिक रहा करते थे, तो इन्होंने सैनिकों के लिए एक सीरी नामक शहर बनाया था। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, नया गैरीशान शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर जो दिल्ली कोहना है, वहाँ के निवासियों से
यानी कि दिल्ली ये कोहना को दोस्तों जो एक जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत फेमस जगह है, तो उसको जो है उन्होंने वहाँ के निवासियों से खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बना दी और पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बने नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया। तो उस समय जो राजधानी हुआ करती थी दौलताबाद नई राजधानी थी दोस्तों। तो ये क्या किए मोहम्मद तुगलक, इन्होंने वहाँ के रहने वाले दिल्ली एक कोहना पे जो लोग रहते थे उस जगह को खाली करा के उन लोगों को दौलताबाद में भेज दिया। फिर देखते हैं इस तरफ दोस्तों, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया। यानी कि सैनिकों का भरण पोषण भी करना पड़ता था, उन्हें खिलाना पिलाना भी पड़ता था। तो ये जो है दोस्तों जो गंगा यमुना का भूमि थी उस क्षेत्र से इन्होंने खेती करके जो वहाँ से पैदा हुई फसल थी उसको इकट्ठा किया और किसानों के पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया। तो देखो दोस्तों कितना अधिक कर वसूला जाता था किसानों से, 50% कर उनसे वसूल लिया जाता था किसानों से। आगे देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया। और यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी थी दोस्तों, ये गंगा यमुना के मैदानों से जो है वो खेती करके धन इकट्ठा किया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने उसी इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया और उसके बाद लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लिया। देखो दोस्तों उसके अतिरिक्त कर भी लेना पड़ा इन्हें, अतिरिक्त कर लगाना पड़ा इन्हें, अतिरिक्त कर इन्होंने लगाया ताकि ज़्यादा पैसा की वसूली हो सके, ज़्यादा धन हमारे पास आ सके। इस दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। तो देखो दोस्तों दो समस्याएं एक साथ इनके सामने आ गई। जिस समय इनको सेना को अच्छा बनाना था, सेना बढ़ानी थी, उसी समय ये कर जो है बढ़ाना पड़ा इन्हें, कर की लागत जो है अतिरिक्त कर लगाना पड़ा ताकि अतिरिक्त पैसा आ सके। और उसी समय दोस्तों देख रहे हो वहाँ पर अकाल भी पड़ गया। अब आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सैनिक को वेतन भी देना होता था, क्योंकि सैनिक रखे थे दोस्तों, सैनिकों को वेतन भी देना पड़ता था। तो सैनिकों को वेतन भी देना पड़ता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। उन्होंने कहा एकता नहीं, हम आपको नगद वेतन देंगे। तो नगद वेतन देना पड़ता था इन्हें और इन्होंने तय किया कि हम सैनिकों को नगद वेतन देंगे। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका भी थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों को कीमत बढ़ा देंगे, क्योंकि जब सैनिकों को पैसा मिलने लगा, सैनिकों को भत्ता मिलने लगा, तो ये सामान खरीदने के लिए बाहर जाएंगे और हो सकता है सामान जो है कम पड़ जाए। इसलिए आशंका थी कि जो व्यापारी हैं वो अपना सामान की कीमत बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया और उन्होंने निर्धारित कर दिया दोस्तों कि कौन सी सामान किस मूल्य पर बेचा जाएगा। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करता था उन्हें सज़ा भी दिया जाता था। दोस्तों देखो उस समय कितनी अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर कि जो कीमत है उस कीमत को निर्धारित किया जाता था और उसकी जो है पता भी लगाया जाता था कि कीमतें बढ़ाई तो नहीं जा रही अपने आप। और वहीं पर दोस्तों मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। तो उस समय दोनों जो शासक थे लगभग सेम काम करते थे कि यहाँ पर देखो दोस्तों तुगलक भी जो था वो भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के राह पर जो है मोहम्मद बिन तुगलक भी चल रहा था दोस्तों, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने के जगह उसने कुछ जगह की कागजी मुद्रा के तहत टोकन मुद्रा चलाई। ये जो सिक्के होते थे दोस्तों, जो मुद्रा होती थी, ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर ये सस्ती धातु के होते थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, वे बड़े ही चतुर थे। उस समय के लोग अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर
इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस जो ये टोकन है इसकी कीमत कम है, क्योंकि ये सोने चांदी के नहीं हैं, इसलिए ये लोग उसे बचाकर उसको यूज करते थे और जो है अपने सोने चांदी के सिक्के बचाते थे। और इसमें बहुत से फर्जीवाड़े भी दोस्तों होते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। देखो दोस्तों, बड़े आसानी से बनाए जा सकते थे, इसलिए इसमें फर्जीवाड़े भी बहुत हुआ करते थे। फिर देखते हैं आगे अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाज़ारों में वस्तुओं की कुशलता में आपूर्ति के लिए शासनकाल में बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उन्हें सफलतापूर्वक सामना किया। तो देखो दोस्तों, जो उस समय इतिहासकार थे उन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी की बड़ाई की। उन्होंने बोला कि अच्छे से इन्होंने शासन चलाया, वस्तुओं पर नियंत्रण रखा और मंगोलों का अच्छे से सामना किया। और वहीं पे मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहतर असफल रहे दोस्तों। तो इनके प्रशासनिक कदम जो थे असफल थे, लेकिन वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रशासन थे ये काफ़ी सफल रहे। तो असफल ये क्यों हुए दोस्तों मोहम्मद तुगलक, इसको भी देखते हैं। कश्मीर पर अपना आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। जो उनका आक्रमण कश्मीर पर था वो विफल हो गया। तभी उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच उनसे प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले गए जाने वाले बहुत नाराज़ थे। तो आपने देखा था दोस्तों, जो दौलताबाद को लोगों को शिफ्ट कर दिया था वो लोग भी इनसे नाराज़ थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल भी आ गया था। विक्षुब्ध जनता बागपत पर उगाई गई और मोहम्मद तुगलक उतर आई। तो लोग जो वहाँ की जनसंख्या थी दोस्तों वो बागपत पर उतर आई और उन्होंने जो है धरना प्रदर्शन देने लगे और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेना पड़ा। तो इस तरीके से दोस्तों इनका प्रशासन जो था वो फेल हो गया, असफल रहा। तो देखो दोस्तों, मोहम्मद तुगलक का जो प्रशासनिक कदम असफल रहा उसके कई सारे कारण हैं। वहाँ पे उन्होंने जनता जो थी दौलताबाद शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ पे कर लगाया गया, कर को बढ़ा दिया गया और जो जनता थी वहाँ की वो बगावत पर उतर आई। इस वजह से इन्हें टोकन मुद्रा वापस ले गई। एक बगावत कारण हो गया दोस्तों और उन्होंने दूसरे जगह लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। और उसी समय दोस्तों ये कर बढ़ा दिए थे। कर बढ़ाने के समय दोस्तों इनके शासनकाल में अकाल पड़ गया। तो ये सभी रीजन है जो इनका प्रशासनिक कदम जो है असफल रहा। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा है। तो आपने देखा दोस्तों, मोहम्मद तुगलक जो है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वो एक बार जीत भी गए थे। आगे देखते हैं 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के में सल्तनत। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के सल्तनत किस प्रकार से थे, तालिका एक को फिर से देखो। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंश का राज्य रहा। तो देखते हैं यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में जो है दोस्तों, दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंश का जो शासन रहा, इसको भी हम देखते हैं पहले तालिका में चल करके। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये सैयद वंश और लोदी वंश। तो सैयद वंश का जो शासनकाल था 1414 से लेकर के 1451 तक और लोदी वंश का 1451 से 1526 तक रहा दोस्तों। तो चलो हम देखते हैं वहाँ पर सैयद और लोदी वंश के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जब इनका शासनकाल दोस्तों लोदी और सैयद वंश का चल रहा था, तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इसी काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली भी थे। तो देखो दोस्तों, जो छोटे छोटे राज्य भी थे वो भी उस समय शक्तिशाली हो गए थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूर उसी में से एक है दोस्तों। शेर शाह सूर
जिनका शासनकाल 1540 से लेकर के 1545 तक रहा। और शेरशाह सूर बिहार में रहने वाले थे। शेरशाह सूर ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम करना शुरू किया था। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, शेरशाह सूर जो थे अपने चाचा के साथ काम करते थे और उनके चाचा ने एक छोटा सा राज्य दिया था इन्हें संभालने के लिए, और वो काम इन्होंने शुरू किया था। और आगे चलकर शेरशाह सूर ने इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। तो देखो दोस्तों, बाद में कितने शक्तिशाली शासक हो गए शेरशाह सूर। इन्होंने हुमायूं को जो है दोस्तों चुनौती दे डाली। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश भी स्थापित कर लिया। तो देखो दोस्तों, शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार किया और अपने राज्यवंश को स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से लेकर के 1555 तक शासन किया। तो इनका शासनकाल सिर्फ और सिर्फ 15 साल तक चला दोस्तों। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीके को अपनाकर उन्हें और भी चुनौती बना दिया, वो चुस्त बना दिया दोस्तों। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की जो शासन प्रणाली थी बहुत ही अच्छी थी और उन्हीं के शासन प्रणाली को, उन्हीं के प्रशासन को ये फॉलो करते थे और उनके तरीकों को अपना करके ये उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुग़ल सम्राट को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर शेरशाह सूर जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन को अपना रहे हैं और उसके बाद सम्राट अकबर जो थे दोस्तों ये शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था को अपनाया। क्योंकि उस समय की जो प्रशासन व्यवस्था हुआ करती थी लोगों की बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, इसीलिए अलाउद्दीन को जो है दोस्तों शेरशाह ने अपनाया और शेरशाह को अकबर ने अपनाया। तो दोस्तों, इस तरीके से आज का हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। दिल्ली का जो सल्तनत था, दिल्ली का सुल्तान जो था, जो मैं आज चैप्टर लेकर के आया था एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 7 की जो चैप्टर नंबर 3 था दोस्तों, उसका पार्ट 2 भी मैंने समाप्त किया। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर मैं अच्छे से डिस्कस किया, आपको समझाने का प्रयास किया दोस्तों। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।